नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है और ये है मुकाबला विशेष। हम इस वक्त हैं वाराणसी में, काशी में। काशी वो शहर जो कि सभ्यता के लिए जाना जाता है, एक मिनी इंडिया की तरह जाना जाता है। हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग यहाँ। राजनीति का भी एक गढ़ है काशी, विद्यार्थियों के संघर्ष का गढ़ है काशी, और संस्कृति का गढ़ भी है काशी। तो इस चुनावी मौसम में काशी के दिल में क्या है, आइए आज का मुकाबला शुरू करते हैं और इस बात का जवाब तलाशने की कोशिश। तो मैं ज़रा स्वागत करना चाहता हूं। लेट मी इंट्रोड्यूस पीपल वन बाय वन। देवानंद सिंह, आप बीजेपी के नेता हैं और फॉर्मर बीएचयू प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बीएचयू एक बड़ा टेम्पल ऑफ लर्निंग इन वाराणसी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं और ये जो बहस हो रही है ये नाव पर हो रही है, तो हम थोड़े से हिचकोले भी खाएंगे। आप जो बयानबाजी करेंगे उसमें भी एक दूसरे को भी हिचकोले देंगे, लेकिन इसी से हिसाब किताब रोचक होगा। मनोज राय जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस नैया में गोते खाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीएचयू के दो छात्र भी हैं यहाँ पर हमारे साथ, अंकित गुप्ता और अभय सिंह। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ युवा के दिल में क्या है, ये कार्यक्रम हम ज़रूर करते हैं। प्रसिद्ध कवि बद्री विशाल जी हमारे साथ हैं। बद्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बनारस में आए हैं और हमारे अजय सिंह को हम कैसे भूल जाएं। एनडीटीवी के अजय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस बहस में जब राजनीतिक रूप से कोई इधर उधर जाए तो तुरंत आप आकर के बताइएगा कि सच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस शो के फॉर्मेट के हिसाब से सब लोगों को अपना वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। जिस तरीके से राजनीति चल रही है, 7वें चरण में चुनाव होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि हवा किस तरफ पश्चिम से बहती हुई यहाँ पर 7वें चरण में आएगी? संकेत जी, जैसा कि आपने पूछा है, जो अभी तक के 4 चरण के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 160 से 70 सीटें उसे मिलने जा रही है भाजपा को। और वेस्टर्न यूपी में जहाँ की 3 महीने पहले तक ये माहौल बनाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान होगा, वहाँ एक जाति समीकरण बना के जो गठबंधन वहाँ हुआ था जयंत चौधरी से, उनके पिताजी स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने इसी समाजवादी पार्टी के बारे में तब कहते थे कि जहाँ देखिए सपा का गुंडा, जिस गाड़ी में सपा का गुंडा, वह गाड़ी है सपा का झंडा, या जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है सपा का गुंडा। तो ये धारणा थी और उन्होंने गठबंधन किया और उनका गठबंधन लोगों ने नकार दिया है वेस्टर्न यूपी में। उन्होंने एक समीकरण बनाने की कोशिश की है और वो समीकरण धराशायी हो गया। वो आप जानते हैं, उसके बाद के चरण में भारतीय जनता पार्टी हर जगह व्यापक सफलता भारतीय जनता पार्टी को 4 चरणों के चुनाव में हुआ है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 चरण के बाद 300 प्लस सीटें। 1 मिनट का आपका समय खत्म हो गया है। अब संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपका 1 मिनट अब शुरू। संकेत जी, सबसे पहले एनडीटीवी के दर्शकों को नमस्कार करते हुए और माँ गंगा का चरण स्पर्श करता हूँ, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए। जितनी बातें कही गई, देखिए सबसे ज़्यादा सच यही 80 का वही घाट दिखाता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहला फावड़ा चलाया था। शायद देवानंद भाई भी उसमें रहे होंगे। आज गंगा सिकुड़ती चली जा रही हैं। ज़्यादा दूर नहीं, कैमरे को आप उधर ले जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे चुनाव लड़ने, तो कहते थे ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। यानी जो माँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी, जिसके जल के लिए अविरलता और निर्मलता चाहिए, उस माँ के वेंटिलेटर पे पड़ी माँ का सीना चीरा गया, नहर बनाया गया। बताइए गंगा में नहर की क्या आवश्यकता? प्रधानमंत्री न किसानों के लिए है, न जो नौजवानों के लिए है, न अपनी माँ गंगा के लिए है, और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी ठीक है टुकड़ा साफ होने जा रहा है। ठीक है मनोज जी, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट का समय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र लागू किया था, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये लोक कल्याण संकल्प पत्र 17। अभी देवानंद जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम 300 प्लस पा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन वोट दे रहा है इनको?
इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, इन्होंने नहीं दिया। किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, दंगे कराने चाहे, और इस तरीके का पूरे देश में अपने प्रचार माध्यमों से, गोदी मीडिया के माध्यम से ये फैलाने की कोशिश की कि पूरे देश के जो किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं वो आतंकवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आखिर वोट कौन देगा इनको? नौजवान क्यों वोट देगा? उसने नौकरी नहीं दिया। किसान क्यों वोट देगा? उसको आपने परेशान किया। महिला क्यों वोट देगी? आप कोरोना में किसी के बच्चे मर गए, किसी के पति मर गए, और मोदी जी और योगी जी ये बंगाल में जा कर के दीदी ओ दीदी का नारा लगा करके विश्व नेता बन रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। ठीक ठीक ठीक। इससे पहले कि मैं बद्री विशाल जी के पास आऊं, ज़रा यहाँ पर छात्रों की भी सुन लेते हैं। अंकित गुप्ता और अभय सिंह हमारे साथ हैं। आप अपनी अब बात कहें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं यही कहूँगा कि माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं इन बीते 5 सालों में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या एक आप ये कह लीजिए कि पॉवर्टी को लेकर भी किया है। बट अभी भी कंसर्न कुछ ना कुछ अभी बचा हुआ है। लाइक अभी भी हम लोग को जॉब के लिए लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी हाई है यूपी में। काफ़ी कहा जाए तो काफ़ी बेकार रहे पिछले 5 साल, हम ये खुली तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, मतलब सरकार ने किस फ्रंट पे सरकार दिखाना चाहिए कि उन्होंने काम किया। आप हाथरस का कांड ले लीजिए। आप जो बता रहे हैं कि हमने गंगा साफ़ की, गंगा मैया खुद कितना शर्मसार हुई होंगी जब इलाहाबाद में हज़ारों की तादाद में लाशें बह रही थी गंगा में। आप बताइए सेकेंड वेव के टाइम में। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, सरकार के पास पूरी मशीनरी है। सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, सारे रिसोर्सेज आपके पास है। जनता ने 323 सीट आपको दी है, तो जनता सवाल किससे पूछने जाएगी? और जहाँ तक बात रही यूथ की, कुछ चीज़ें तो मुद्दे के मुद्दे बनते रह जाते हैं। 2017 में भी वही मुद्दा था, 2022 में भी है। नेता लोग तो अपनी बात कहते हैं, युवाओं में भी हमने देखा है कि वो कुछ अपनी बात रखते हैं। कुछ को ये लगता है कि हम नाराज़गी ज़रूर है योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार से, लेकिन फिर उम्मीद भी उन्हीं से है। और कुछ हैं जिनको लगता है कि ना उम्मीद है, नाराज़गी है, और अब की बार जो है चीज़ें बदलेंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कि एक गढ़ रहा है, राजनीतिक केंद्र रहा है बहुत बड़ा, यहाँ पर आपको क्या लगा है, क्या अंदाज़ा लगा? देखिए संकेत, यहाँ पर जो है अगर हम युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं के लिए तो क्या है कि जो रोज़गार है, जो नौकरी की समस्या है, जो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये उनके लिए मुद्दे हैं। अगर हम दूसरी जगहों पर जा कर के देखते हैं तो किसानों के जो मुद्दे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे और आंदोलन जरूर आपको दिखाई पड़े होंगे, लेकिन पूर्वांचल में उस तरीके का आपको किसानों के मुद्दे नहीं दिखाई पड़े। और अगर ये धर्म की नगरी है, धर्म की अगर बात करें तो बीजेपी ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर और इस तरीके की चीज़ें की, तो एक आस्था के लिए भी उन्होंने केंद्र बनाने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन पर ये कितना उतरा है ये अभी फ़िलहाल नहीं। इसमें बहुत विवाद है, बहुत से लोग उस विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के भी नाराज़ हैं जो वहाँ से विस्थापित हुए हैं। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो मोदी वेव 2017 में था उस तरीके का वेव नहीं नज़र आ रहा, और न ही समाजवादी पार्टी का उस तरीके का वेव है। प्रसिद्ध कवि बद्री विशाल, मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। कविता के माध्यम से आप बहुत कुछ बोलते हैं, तो आपके शुरुआती वक्तव्य में, अपने वक्तव्य के साथ किस तरीके से आप आकलन करेंगे जो आपने देखा है या जो आप नेताओं से सुन रहे हैं? तो हम किसी भी पार्टी का यहाँ पर बहुत बड़ाई और समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि कभी किसी का चवनिया मेंबर नहीं होता है। क्या मेंबर नहीं होता? चवनिया मेंबर नहीं होता। चवनिया मेंबर, अच्छा। हाँ, किसी पार्टी का चवनिया मेंबर नहीं होता। मैं एनडीटीवी को वोटर की तरफ से 4 पंक्तियाँ समझ। हाँ, ये अच्छा। वोटर की तरफ से कि वोटरों को क्या करना चाहिए। किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट, किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट। एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट। एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट। अभी समय है मंथन कर ले कैसे कैसे लोग खड़े। उत्सव लोकतंत्र का है, सोच समझ कर देना वोट। उत्सव लोकतंत्र का है, सोच समझ कर देना वोट।
सरकार की विफलता की जो एक सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है वो है बेरोजगारी। क्या आपको उम्मीद थी कि बेरोजगारी चुनावी मुद्दा वो भी इस लेवल का बनेगा? बेरोजगारी और सांड, ऐसे लगता है कि ये दो अकेले ऐसे मुद्दे, अगर आप चुनाव नहीं जीते तो इन दो कारणों की वजह से हारेंगे। अगर नहीं जीते तो आपको लगता है कि ये इस फ्रंट पे सरकार नहीं काम कर पाई? संकेत जी, जो आपने अभी कहा, सॉरी, हाँ। अभी आपने जो कहा बेरोजगारी के सवाल पे, हाँ। तो शायद आप मेरा डेटा जाके चेक कर लीजिएगा अपने स्टूडियो में दिल्ली में। 5 सालों में, 5 साल पहले 2016 के पहले 12 से 16 तक समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश सरकार ने कितनी नौकरियां दी थी अंदाजा नहीं होगा आपको। 2 लाख नौकरियां दी थी। ये डेटा मेरा नहीं है, ये सार्वजनिक है। और 5 सालों में 2017 से लेके 2022 तक 5 सालों में 5 लाख नौकरियां योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी पर सवाल उठते हैं। हमें आपको डेटा कौन सी नौकरियां हैं? मैं कह रहा हूं इसी पर सवाल उठते हैं कि ये कौन सी नौकरियां हैं जो दावे किए गए थे और जो नौकरियां देने का आप दावा कर रहे हैं। आप संकेत जी मूलधन पत्रकार देश के हैं, बड़े पत्रकारों में हैं, और आपके पास सारा डेटा। आपने वादा कितनी नौकरियों का किया था? मैंने 2 करोड़ की नौकरी की जो बात कर रहे थे, 1 मिनट, 2 करोड़ की नौकरी की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में या 2019 में देश भर में 2 करोड़ नौकरियों की बात किए थे। अकेले यूपी में नहीं था। ठीक है, ठीक, एक सेकंड आता हूं। इससे पहले की मौका, अभी हम निषाद राज घाट से गुजर रहे हैं और अजय सिंह अभी थोड़ी देर पहले निषाद, जो अलग अलग जातियां हैं पूर्वांचली राजनीति में, उन जातियों का समीकरण किस तरीके से होगा उसके बारे में बात कर रहे थे। इस चर्चा में हम आगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जो नौकरी वाली बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं संजीव जी, क्या आप सहमत हैं? संकेत जी देखिए, पहले तो 2 करोड़ की नौकरी कहाँ है, वो केंद्र की बात। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेके आई थी, 70 लाख रोजगार दे रही थी। हाँ, और खुद मुख्यमंत्री का बयान है, कभी उन्होंने कहा कि हमने 4.5 लाख नौकरी दी, कभी कहा कि 3,90,000 नौकरी दी। स्थिति ये है कि 880 नौजवान प्रतिदिन बेरोजगार हुआ, 16 लाख नौकरी छीनने। दिखा दूंगा 16 लाख। अभी ये डेटा मैं लाइव दिखा दूंगा कि 2017 में 13% की बढ़ोतरी थी नौकरी में, 13% कमी थी नौकरियों में। और 2022 17-18 आते आते ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 से 5%, आज 5% पे है, और सपा की सरकार में ये 13% पे थी। 16 सपा की सरकार पर वो भी जवाब देंगे। मनोज जी पूरा एकदम पोथा तैयार रखे हैं, मैं देख रहा हूँ। 16 लाख पेपर रखा हुआ है आपके पास यहाँ पर। 16 अच्छा, ये इन्हीं का संकल्प पत्र है। खत्म कर देता हूँ। 16 लाख नौकरियां छीनने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 14 विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, और जिसमें इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ नाथ सिंह का नाम आया था पेपर लीक मामले में। इलाहाबाद के जो प्रयागराज के डीएम को, सुनिए, प्रयागराज के डीएम को कोरोना का मरीज बनाकर हटा दिया गया। और आज सुनिए, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी सीएमआई ने बताया, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में एक परिवार लखनऊ में बैठ के नौकरियों के पैसे लिया करता था। सुनने के साथ देव जी के साथ रखें। और रही बात स्वास्थ्य की, हमारे नौजवान कह रहे थे, और अपराध की, संकेत जी, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बताया, कोरोना के समय कहा कि जीनोसाइड हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गंगा की लहरों में लाशें बह रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था ये थी। और अपराध को लेकर के 117 बाबा जी की सरकार ने, बुलडोजर वाली सरकार ने जो है एनएसए के मामले लगाए। 97 मामले को आपके हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि राजनीति से प्रेरित थे। आपको याद होगा कि बाबा जी के शहर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे थे, तो डॉक्टर तो मैं सवाल नहीं, एक सेकंड, मेरा जी मेरा सवाल सिर्फ एक, एक सेकंड संजीव जी, मेरा सवाल सिर्फ है, मनोज जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बेरोजगारी, सांड, नौकरी ना मिलना, युवाओं की तकलीफ, क्या ये सब चुनावी मुद्दे बनेंगे या जातीय समीकरण चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, आपने बहुत सारी जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ आपने गठबंधन किया है, लेकिन कुछ गठबंधन बीजेपी ने भी किए हैं, जैसे कि संजय निषाद की पार्टी के साथ, जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ। तो आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर होगा चुनाव में, जातीय समीकरण या मुद्दे जिनके बारे में अभी बात हो रही है, बेरोजगारी और सांड, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। देखिए, जो जाति समीकरण की बात हो रही है, तो बीजेपी तो इस पे पहले से काम कर रही थी,
और हमने तो वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों ने विजय यात्रा शुरू किया था, जिसमें लोग हमसे जुड़ते चले आए हैं। मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रात के में लाठियों से पीटा गया, लखनऊ में मुख्यमंत्री के इशारे पर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इलाहाबाद में दौड़ा दौड़ा के उनके हॉस्टल में पीटा गया, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को साड़ छोड़ करके उनको मारा गया, रात भर वो जाग के जो है जिंदगी अपनी ख़त्म किए, तो मुझे नहीं लगता इनको कोई वोट देने जा रहा है। उससे मैं जानना चाहता हूँ, आपने सुना यहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी नौकरियों को लेकर के अभी देव जी ने अपनी बात सामने रखी है, आप सहमत हैं इससे? एकदम नहीं। अगर नौकरियां सरकार ने दी हैं तो 2017 के पहले, जब सरकार नहीं थी मोदी जी की, योगी जी की, तब कितने धरने होते थे, कितने युवा सड़कों पे निकलते थे नौकरियों के लिए। अगर उन्होंने रोजगार दिया तो युवा आज भी क्यों निकलना है सड़क पर? अब हर युवा जाकर के टपरी पे जाकर के पकोड़ा तो तलने। पकोड़े की बात हो रही है। अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, वहाँ पर मंत्री लोग, देवानंद जी, मंत्री लोग जब पकोड़ा, पूड़ी, जलेबी, समोसा जब ये सब छानने लगेंगे तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि चलें अब पूड़ी छाने? देखिए, मैं आपको बताऊं, इनके जो आरोप थे बेरोजगारी के लेके, भैया ने एक सवाल पूछा है। इनके विधायक तेल लगाने लगे हैं और कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे हैं। राबर्ट्सगंज के विधायक भूपेश चौबे हैं सोनभद्र के, आज वो तेल लगा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले उठक बैठक किए कि हमको माफ। मैं संकेत जी कहना चाहता हूँ, इन्होंने सवाल पूछा इस भैया ने, जो हमारे BHU का स्टूडेंट है, कि रोजगार पे आप ये डेटा जो मैंने आपको बताई है, और ये संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए कि वो 50 लाख नौकरियां, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 1.25 लाख नौकरियां उन्होंने निकाला था। आपको ये चीज कहने से, आपके नेताओं को ये चीज कहने से पहले पता तो होती होगी ना कि संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र 2017 में था, 90% वादे, अगर योगी जी ने, अच्छा, 2017 के घोषणा पत्र में 90% वादे पूरे हो गए। आपका जवाब? बस वो क्योंकि घोषणा पत्र लेके बैठे। मैं बता रहा हूँ, 70 लाख रोजगार देने का आपने वादा किया था नौकरियों का, आपने दिए हैं? आप बता दीजिए दिए हैं तो। देखिए, जो छात्र है ये कह रहे थे ना कि 2017 से पहले सड़कों पे लाठियों से छात्र नहीं पीटे जाते थे। बीएड और टीईटी के लोग अगर धरना देते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा इलाज कर दूंगा कि फिर दिखाई नहीं दोगे। मुख्यमंत्री जी गेरुआधारी बाबा हैं, पीठाधीश्वर हैं। जब उनकी संपत्ति, अभी उन्होंने चुनाव बताई, उनके पास पता चलता पैसा हो, कपड़ा हो, संकेत जी, राइफल, पिस्टल, अरे बाबा जी को राइफल पिस्टल की क्या हो सकता है? तो तमंचा की परिभाषा बाबा जी दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आप ये समझ लीजिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश में 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दुर्दशा थी, जो गुंडा राज था, आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस किए गए, आज जो बम ब्लास्ट हुए कचहरी से लेके गोरखपुर तक, किसी सरकार में बम ब्लास्ट हुए और उनके आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए। प्रज्ञा ठाकुर को संसद में भेजते हैं। मोदी जी कहते थे माफ ये कांग्रेस की साजिश थी, हिंदू आतंकवाद को फैलाने के लिए चिदम्बरम का बयान था। आज कोर्ट ने सारी। अच्छा, मैं एक से ऐसा है, जब आप ये इस तरीके की बात करते हैं मनोज जी और संजीव जी, तो वापस हिंदू मुस्लिम टाइप बात हो गई ना? नहीं, सवाल ये नहीं है। जब आप हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया? संकेत जी, जिन्ना का नाम किसने लिया? अखिलेश यादव ने लिया। बताइए, जिन्ना का नाम पहले आपने क्यों ले लिया भाई? देखिए, जिन्ना का नाम किसी ऐसे परिप्रेक्ष्य में लिया गया था कि ये लोग पढ़ रहे थे साथ में, कोई देश की आज़ादी में लगा, कोई देश तोड़ने में लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए सावरकर कौन था? आतंकवाद ये बताएंगे सावरकर कौन? तो मुझे लगता है कि हमने अपने 2 नेता खोए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को हमने आतंकवाद में खोया। देखिए, ये इतनी सी बहस में, अजय जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, इतनी सी बहस में महज 20 मिनट के अंदर जिन्ना, पटेल, हिंदू, मुसलमान, वो सब आना शुरू हो गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पूर्वांचल के अब जो द फेजेस लेफ्ट नाउ, ये कुछ चरण बचे हैं, इन चरणों में ये हिंदू मुसलमान वाला खेला चलेगा, या आपको लगता है कि कुछ और गणित है जो कि ये राजनेता जानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हिंदू मुसलमान वाली जो गणित है
वो इस खेल में फिलहाल तो नहीं चलती, पूर्वांचल में पूर्वांचल में चलती नजर नहीं आ रही। एक सेकंड के लिए हम अपनी बात को यहाँ पर वो करके मैं दिखाना चाहता हूँ। वहाँ के सामने देखिए, हम लोग चलते चलते हरिश्चंद्र घाट पर आ गए हैं, और ये हरिश्चंद्र जो घाट है ये क्रिमेशन घाट है, एक मणिकर्णिका घाट है और एक हरिश्चंद्र घाट है। और यहाँ राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा हुई थी, और आज नेताओं की सत्यता की परीक्षा होनी है इस चुनाव में, लोकतंत्र के पर्व में। तो जो हिंदू मुसलमान की और इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें पूर्वांचल में जातीय गणित ज़्यादा होता है, और छोटी छोटी पार्टियों की जो जातीय गणित है वो किसने ठीक किया है? उसमें क्योंकि देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ संजय निषाद जी हैं और उनके साथ अनुप्रिया पटेल हैं। बीजेपी के हिसाब से उन्होंने जातीय गणित फिट बैठा ली, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी गणित की हुई है। अपना पटेल का एक और फैक्शन सिराथू से जो लड़ रही है पल्लवी पटेल। एक बात हम आपको कहेंगे कि 2017 में इन छोटे छोटे दलों के महत्व को बीजेपी ने बाखूबी समझा था, और उन्होंने ज्यादा बड़ा इन छोटी जातियों का गठबंधन बनाया था। उसमें से कई लोग उनसे निकल गए, जैसे तो वो छोटे दल नहीं है इस बार, वो ओम प्रकाश राजभर जैसे एक बड़ा फैक्टर है जो निकल गए, जिनका कि पूर्वांचल के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर 20 से 25 हजार वोट जो होते हैं, और 5,000 की वोट अगर बात करें तो वो उससे ज्यादा 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आएगा। तो ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा धड़ा चला गया। दूसरी बात यह कि अनुप्रिया पटेल जो जो अपना दल था, तो अपना दल का जो दूसरा एक पार्ट है अपना दल कमेरावादी, तो जो वहां पर सोनेलाल समाजवादी पार्टी जो सोनेलाल पटेल की पत्नी जो उनके साथ है, तो इस बार जो है वो जो जमीन पर अपना दल कमेरावादी के साथ पटेल ज्यादा दिखता जाता नजर आता है। और इसका रिसर्च अगर आप करना चाहें, अगर इसका एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि रोहनिया जो है वो पटेलों की सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ पर वाराणसी में और हर पार्टी ने पटेल वोट को रिझाने के लिए कि वहां से एक लिटमस टेस्ट करके पूरे प्रदेश में एक पटेल वोट का मतलब जो है वो कर सके उत्तर प्रदेश के लिए, इसलिए हर पार्टी ने वहां पटेल लड़ाया। अच्छा। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वहां पहले था कि वही उतारेगा, लेकिन बाद में उसने अनुप्रिया पटेल को दे करके और वहां उसने भी पटेल उतारा। तो बहुजन ने अपना पटेल उतारा, सपा ने अपना पटेल उतारा, अपना दल कमेरावादी ने पटेल उतारा। यानी इन जातियों को, बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है। तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे अजय ने बोला, आपको लगता है कि ये जो जातीय गणित है, देखिए बाकी सब बातें हमने कर ली, चुनाव में उसका लिटमस टेस्ट होगा, लेकिन ये वो प्रदेश है जहां पर इन बातों के अलावा जातीय गणित बहुत मायने रखती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप 2017 में कर पाए, आप कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी इस बार कर पाएगी? देखिए वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है हर चरण में। मैं आपको चीज ये, बहुत सारे दल जो आपके साथ थे और लोग आपके साथ थे, आज आपके साथ नहीं है। केवल 2 दल उसमें आज हमारे साथ नहीं हैं। और आप 10 तारीख के चुनाव के बाद देखेंगे कि उन दल के जो दोनों नेता हैं, बड़बोले नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे मौर्य जी हों, स्वामी प्रसाद जी, दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा। 10 तारीख के बाद। और इनका आधार 10 तारीख को आपको पता लग जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और योगी ने जितना गांव, गरीब, किसान, मजलूम के लिए किया है, किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। जो मोदी जी का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो आज जमीन पे सार्थक हुआ है। अजय जी, एक बड़ा फैक्टर था, उसकी वजह से आप ये देखिए संकेत जी कि जो पूर्वांचल में टिकटों का जब बंटवारा हुआ, 5वें और 6ठे 7वें चरण का जो टिकटों का बंटवारा हुआ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के जाने के वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा टिकटों में फेरबदल नहीं की। जैसे पहले लगता था कि काफी ज्यादा प्रत्याशियों का फेरबदल होगा। अजय जी बताओ। ये बात तो सही है। मैं बड़ी बातें हो रही थी कि इस बार सब पूरे घर के बदल जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मीडिया का क्रिएट किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तय किया था कि सारे टिकट क्यों कोई बदल देगा, कोई पार्टी जो एक मिनट आपको मौका मिलेगा। आपने गुजरात में पूरी सरकार बदल दी। वहाँ हर स्टेट की स्ट्रेटजी अलग होती है पार्टी की। उत्तर प्रदेश की अलग थी। 6-8 महीने पहले यहाँ पे भी बहुत हल्ला मच रहा था। ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जिन कार्यकर्ताओं को दूसरी जिम्मेदारी देनी थी, उनको चुनाव लड़ाया, उनको किसी को हटाया। मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स वेस्ट और सेंट्रल की पॉलिटिक्स से आपको क्यों लगता है कि अलग होगी, और उसमें किसको आप फायदा मिलता देख रहे हैं? देखिए, पूरे पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक जब आते हैं तो मुद्दे अलग अलग हैं और कम्युनिटी बेस्ड अलग अलग मुद्दे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यूहरचना रची थी वो फेल होते गए। आज जैसे आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पे जिन्ना का कोई मामला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध, ये पूर्वांचल की जो आज जो सजाती माफियाओं को कांग्रेस भ्रष्टाचार पे बात कर रही है। 70 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है और इनके नेता राहुल गांधी, बैंक का लूटा गया, संकेत जी, इनके नेता राहुल गांधी जो है कोयले का लूटा गया। ये कहते हैं हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है। अब सुन लीजिए, हमको तो हिंदुस्तान के सबसे नादान नेता लगते हैं। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी आज अलग है। आज सुनने का पेशेंस रखिए। इनका 2 उदाहरण बताऊं। 6 महीने के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में चुनाव लड़ते हैं तो कही जाती है अब की बार धामी सरकार, और 5 साल का मुख्यमंत्री अभी इन्होंने चलाया था पहले भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, अब योगी सरकार। आज योगी आदित्यनाथ को खुद ये चुनाव उत्तर प्रदेश में है और संजीव चर्चा कर रहे हैं। कल को अगर फेल्योर हो तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर अमित शाह मोदी आज 300 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही हैं और आप बनारस में मित्र हैं। हम लोग मिलेंगे 10 तारीख के बाद। 1000 करोड़ रुपए बैंक का लूटा, और समाजवादी पार्टी 6000 करोड़ रुपया कोयला का लूटा। इससे पहले मनोज जी, इससे पहले कि मैं आपके पास, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, आप बहुत देर से कुछ बोल, आपको लग रहा है कि ये जो जातीय गणित और ये सब जिसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रसिद्ध है, आपको लगता है कि यही इस बार भी हावी होंगे, या इस बार वाकई बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि सरकार को चोट पहुंच सकती है? ये खास करके मैं यूपी में देखता हूँ तो यहाँ जातीय समीकरण है, इस पे हर पार्टी ज़्यादा मतलब फोकस करती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुद्दा हावी रहता है। अगर मुद्दा हावी अगर रहता तो मतलब 2017 में भी मतलब मैं अगर ये देखा जाता तो चीज़ें कुछ और होती। तो आज क्या है ना कि जॉब पे मतलब कोई भी पार्टी कंसर्न नहीं है। चाहे अगर मैं कांग्रेस का देखूं, अगर राजस्थान में, तो उस राजस्थान में कांग्रेस ने भी वैसा कुछ काम नहीं किया कि जॉब क्रिएशन किया। और उत्तर प्रदेश का भी वही है, 4.5 लाख। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ 4.5 लाख। आप बताइए कि 21 करोड़ का पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, 4.5 लाख कितना % होगा? आप एक बार काउंट करके देखिए। ये बहुत बड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप जितनी नौकरियों का दावा भी कर रहे हैं, क्या वो जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसके अनुपात में काफी है? इतना तो आपने ऐड लगा दिया दिल्ली में, बेंगलोर में, न जाने कहाँ। एक मौका दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भैया नौकरी में बच्चे कर रहे हैं बात, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सीधी नौकरियां थी उसको 5 साल नौकरियां, 5 लाख नौकरियां दी हैं योगी सरकार ने। और उसके अलावा स्टार्टअप, एमएसएमई में तमाम जो नए यूथ आज बिजनेस कर रहा है, ये हरिश्चंद घाट है। कोरोना काल में यहाँ लाशें बही थी और योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जो हॉस्पिटल लूट कर रहे हैं, ये बताया था, सुनिए इसको संकेत जी, कि इन्होंने जांच बैठाई थी कि उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल लूटे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक हॉस्पिटल बता दें जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट की, आज तक बता नहीं सकते। ये संजीव जी को पता नहीं है। तमाम हॉस्पिटल में कार्रवाई हुई, जो हॉस्पिटल गलत पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। गवाह हैं, अजय जी के कैमरे गवाह हैं कि एक संकेत जी ये कोरोना के संकट की बात कर रहे हैं। शायद कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो इस हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग मर जाते। ये कैसी बात हो गई? ये कौन सा आंकड़ा है? जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश में कोरोना के संकट, एक सेकंड मनोज, नहीं, ये आपने जो बात बोली कि अगर उनके होते तो इतने लोग मर जाते, ये कौन सा कैलकुलेशन? आज जो ऑक्सीजन देश में नहीं था, 10% ऑक्सीजन था जो जितनी जरूरत होती, वेंटिलेटर नहीं था, 6 महीने के अंदर 60%। प्रधानमंत्री के सलाहकार प्रस्तावक छन्नू महाराज का परिवार आज भी व्यतीत है, उनको भी लूटा गया। ये इसी बनारस में। बताइए मनोज जी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस तरीके की बातें भाई देवानंद सिंह जी कर रहे हैं। ये अनफिट है भारतीय जनता पार्टी में। सारे योगी के जाति के हैं ये, लेकिन योगी के जाति के माफिया हावी हैं। योगी आके बनारस के जेल में 2 घंटे बैठते हैं। नहीं, ये बुनियाद आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला, आप आइएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर में जिला पंचायत जिसने बनाया वो माफिया है कि नहीं है? उसकी बहू है।
जौनपुर में जो बनाया माफिया, उसकी माफिया की पत्नी है, वो माफिया है कि नहीं है? योगी के जाति के लोगों की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं बुलडोजर चला। मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए पूरी बात। माफिया पे बुलडोजर जो इनके माफिया हैं, जो बुलडोजर कहाँ चला? माफिया तो खुले में क्रिकेट खेल रहे थे। जो इनके माफिया हैं मिर्जापुर में, वो अपने ड्राइवर को बनाए हैं, सोनभद्र में ड्राइवर को बनाए हैं, चंदौली में ड्राइवर को बनाए हैं। ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का 3 तारीख को यहाँ कार्यक्रम था, आ रहे हैं 27 को, आ रहे हैं 27 को, डरे हुए हैं क्योंकि नौजवान जागा है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा ना, लोग आजादी के बाद नौजवान पहली बार जागा है। पहले है। अच्छा ठीक है बद्री विशाल जी, पूरी चर्चा सुन ली आपने। अब जाते जाते आपके 2 शब्द हो जाएं। देखिए, पहली बात समझ लीजिए, ये चारों लोग ऊपर एक होते हैं। आम जनता जरा सा भी भ्रम में न रहे, ये चारों ऊपर हमेशा एक रहते हैं। अरे बाप बस बाप। सिर्फ गद्दी की लड़ाई होती है कि मुझे पाना है, कि इन्हें पाना है, कि उन्हें पाना है, कि उन पाना है। अगर आप सुनते, ये वैचारिक लड़ाई है। हाँ, ये वैचारिक लड़ाई। हम हिंदुस्तान के लोग सब भाई हैं, सब एक हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर सभी लोग एक होते हैं। आपस में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी हाँ, करती जो है। इसको बद्री कोई भाई जाति आप में कहिए। बांटता है, कोई भाजपा में बांटता है, कोई उनके बांटता है, ऊपर सभी लोग एक होते हैं। लेकिन एक मैं हाथ से कवियों से, एक मैं हाथ से मैं 4 पंक्ति सुनाता हूँ। अगर आप सुनते, अगर हाँ बिल्कुल मुकदमा कर सकते हैं, मैं तो खुली छोड़ देता हूँ। ये बिल्कुल मुकदमा कर सकते हैं। अगर आप सुनते नहीं है पिता की, तो आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। अगर आप सुनते नहीं है पिता की, तो आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। अगर आप सुनते हैं केवल अपनी मम्मी की, तो आपके अंदर एक पप्पू बैठा है। अगर आप सुनते नहीं है किसी की, तो आपके अंदर मित्रों साहब बैठा है। और यदि आपकी कोई सुनता नहीं, तो आपके अंदर मित्रों रायता फैला है। ये दुनिया जानती है। हम ऐसे भी हाथ से कभी एक मिनट के अंदर इन्होंने आप सबको लपेट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं, वो कांग्रेस के टाइम में जो काम हुआ था उसके लिए नहीं निकल रहे हैं। वो जो भाजपा के समय काम हुआ है, जो धरना हो रहा है, जो लोग लाठियां खा रहे हैं, वो भाजपा की। भैया मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो शायद आप इंटरमीडिएट में रहे होंगे मोस्ट। अब सुनिए, और मैं वही कह रहा हूँ, एक मिनट और मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय जितने देश में आंदोलन होते थे, देश के खिलाफ साजिशें होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 500 दंगे हुए हैं, 500 से 700 दंगे हुए हैं। अगर आप सुनते नहीं है पिता की, तो आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। अगर आप सुनते नहीं है पिता की, तो आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। अगर आप सुनते हैं केवल अपनी मम्मी की, तो आपके अंदर एक पप्पू बैठा है। अगर आप सुनते नहीं है किसी की, तो आपके अंदर मित्रों साहब बैठा है। और यदि आपकी कोई सुनता नहीं, तो आपके अंदर मित्रों रायता फैला है। ये दुनिया जानती है। हम ऐसे भी हाथ से कभी एक मिनट के अंदर इन्होंने आप सबको लपेट दिया है।